हेलो बच्चों, +2 क्लास। आज एक नया टॉपिक फिर से आपके सामने, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। पिछले टॉपिक में हमने किया था एक्सियल लाइन पे, आज हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालने की कोशिश करेंगे। वही सेम प्रोसीजर है समझने का, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इस टॉपिक में। क्या है देखो, सबसे पहले वही काम है कि हमें डाइपोल के बारे में, डाइपोल से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर हमने एक्सियल लाइन पे निकाल लिया था। आज इक्वेटोरियल लाइन पर हम निकालने की कोशिश करें। ठीक है, कंसीडर करें, सबसे पहले कंसीडर करें एक डाइपोल Q और इनके बीच का डिस्टेंस हम मानते हैं 2a, डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। -q चार्ज +q चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a। और एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं यहां पर, मान लो इसका नाम रखा हमने P। ठीक है, और इनको मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पिछले टॉपिक में भी हमने क्या किया था, इसकी वजह से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, इसकी वजह से फाइंड आउट किया था, और देन हमने कैलकुलेशन किया और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। वैसे ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी निकालने की कोशिश करेंगे। और कैसे रहेगा देखो, इन दोनों लाइनों को ज्वाइन किया और इस लाइन को आगे बढ़ाया। देखो, इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। इसको डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये देखो, ठीक है, ये डायग्राम होगा। इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं इमेजिनरी पॉइंट डॉट से। ठीक है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन इसके ऊपर खींच दी। ठीक है, ये खींच दी। हमें इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें उसका फिर एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो कहां निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले इसके पॉइंट्स, हम इसके नाम हम रख लेते हैं P, इसका नाम रख लिया हमने O। ठीक है, इसका नाम रख देता हूं मैं D। ठीक है, और इसका नाम रख दिया C, बस। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि भी इसकी वजह से इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले लिखने से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने किया उसको लिखते हैं एक बार थोड़ा सा। कंसीडर ए डाइपोल of two charges -q and +q। ठीक है, -q और +q, इनका भी नाम रख देते हैं A एंड B। तो कंसीडर कर लिया हमने डाइपोल, अ पॉइंट P where electric field to find। एक पॉइंट माना P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, यहां पर किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यहां पे लिख देता हूं मैं, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखें कि भाई A और P के बीच का जो डिस्टेंस है 2a है, इसका हाफ ये A हो जाता है और इसका भी A हो जाता है। और आपको पता होगा P पॉइंट से हम मिड ऑफ, अगर एक्सियल लाइन का आपको याद है तो हमने जो डाइपोल माना था -q और +q, और इसके मिड पॉइंट से हमने उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी भाई, ये जो पॉइंट था P, इनके बीच की डिस्टेंस मानी थी R। सेम वही प्रोसेस लगाना इस पर। देखो
ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हमने r माना है, तो मतलब उसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जिसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं, इसके 2 टुकड़े कर दिए हमने, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हमने क्या माना यहां तक r। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान है कि भी परपेंडिकुलर लाइन जो इसके मिड पॉइंट पे हमने खींची है वही लाइन P पॉइंट तक जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, जैसे कल वाले टॉपिक में किया था, वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस कितनी मान ली? r। अब यहां पर आपको ट्रायंगल दिख रही होगी PAO। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, इसको थीटा मानता हूं, मान लो एक बिल्कुल बीचों बीच एक रिजल्टेंट मानता हूं r, ठीक है, ये रिजल्टेंट मानता हूं, इसका फोर्स यहां लगेगा, ठीक है, इसका फोर्स अंदर की तरफ, इसका फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये क्या हो गया? थीटा। क्लियर? एक ही लाइन पर अल्टरनेटिंग करंट, एक ही लाइन, अल्टरनेटिंग एंगल एक ही लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं, थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बिल्कुल इजी है पॉइंट। एक लाइन पर आपने एक पॉइंट खींचा ए थीटा, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और ऐसा ही अगर एक लाइन पर ये आपने थीटा माना है तो अगर ऐसी कोई लाइन हो तो यहां भी थीटा होगा, ठीक है। ये आ गया समझ में? इसको मान लेते हैं E1, Q1 माइनस Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q2, ये E2 हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कैसे होगा, ठीक है। तो E1 की वैल्यू देखो, E1 क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मोड लगाते ही नेगेटिव चार्ज है, बाई r स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? AP, यहां पर लिखेंगे AP का स्क्वायर, लेकिन यहां पर AP से कम चलेगा नहीं, तो इसको AP को हम एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर एक ट्रायंगल आपको दिख रही है, थीटा, थीटा के सामने, एंगल के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बेस होता है, और ये हाइपोटेनस, ये आधार, ये लंब, और ये करंट। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा? बेस का और लंब का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज के बराबर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर, r स्क्वायर और a स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? रूट। अब बात ये है, कई बच्चों को यहाँ ये पॉइंट क्लियर नहीं होता कि भी ये ऐसा क्यों लिखा, तो इसको मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ। ये ऐसा बना हुआ है आपके सामने, देखो ये वाला पोर्शन A, इसका नाम है O, और ये P पॉइंट AOP, ठीक है। ये थीटा है, इसके सामने क्या है? R, और ये क्या है? A। ये A है और ये R है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? AP का स्क्वायर क्या कहता है? AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। देखो एक एक पॉइंट समझना, क्लियर करके चलेंगे सारे पॉइंट, ताकि दोबारा इसके ऊपर उतनी मेहनत ना करनी पड़े, एक बार में ही क्लियर हो जाए। AO क्या है? A का स्क्वायर, OP R का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले, टेकिंग रूट बोथ साइड, ठीक है। AP किसके बराबर रह गया? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, ऊपर रूट। तो यहां से AP की जो वैल्यू आई, तो सेम थीटा इधर है, R इधर है, A इधर है, तो ये भी क्या होगा? R स्क्वायर और A स्क्वायर। एक एक पॉइंट को लिखते चले, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको कॉर्नर में यहां बना के लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में या नोट्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझें। तो यहां पर यहां क्या लिखेंगे भाई बच्चों? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। देखो AP का स्क्वायर, AP ये था पूरा, और इसको लिखा यहां, और ऊपर क्या है? स्क्वायर भी है। रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो इस रूट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा आपका Q, और ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ऊपर क्या है? 1/2, और रूट का 1/2, और ये स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा ये इक्वेशन नंबर 1। अब यही सेम प्रोसेस आपको लगाना है E2 पर,
और ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय E2 क्या है, ये रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, ये E2 है, थीटा वही है, ये बेस, तो इसी पॉइंट के ऊपर इस Q चार्ज की वजह से ट्रायंगल यही रहेगी, सेम एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि यही वैल्यू ये है, A है, R है इस पॉइंट के ऊपर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेम रहेगा, तो Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है, और दो इक्वेशन आने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमें और आगे सोल्व करना है। अब हमें कुछ एक पॉइंट देखने हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट किधर है। तो देखो भाई, एक फील्ड इधर आ रहा है, एक फील्ड इधर आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर आ रहा है। बात समझ में आ गई, एक इधर, तो रिजल्टेंट इधर। अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा और काम करते हैं इसके ऊपर, इसके डायग्राम को समझते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। देखो मैं ये परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली लाइन देखो, O से लेके ऊपर की तरफ P, ये P पॉइंट यहां मान लो, ठीक है, P पॉइंट, तो यही वो लाइन है ना। तो ये लाइन यहां से जुड़ी हुई है इस पॉइंट से A पर, ठीक है, और ये लाइन जुड़ी हुई है B पर। अब ये E2 इधर जा रहा है ऊपर की तरफ और E1 नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, E1 नीचे की तरफ आ रहा है, ये इधर। तो आपको पता है ये एक प्रकार का, ये थीटा था हमारा, अगर इसके ऊपर मैं एक बिल्कुल पैरेलल इसके एक कोई लाइन खींच दूं तो ये पैरेलल हो गई, तो ये थीटा था हमारा। तो आपको दिख रहा है कि एक कंपोनेंट बन गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ऐसा ऊपर दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया, मतलब ये R है और ये P है। तो अलोंग RP एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया, और इधर क्या रहेगा, मान लो ये E2 है, तो यहां पर जिस तरफ थीटा होता है वो होता है हमेशा cos, तो इधर क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा, RP की तरफ क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं होता वहां आ जाता है हमेशा E2 sin थीटा। ये किसकी वजह से है, E2 की वजह से। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन जाता है यहां पर, जो हमने थीटा बनाया यहां पर, ये थीटा, तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया। तो ऊपर जो जा रहा है उसके साथ साइन होता है, जो कंपोनेंट इधर जा रहा है जिसके साथ थीटा होता है वो हमेशा कोस होता है, तो दो कंपोनेंट यहां पर बन गए। बात समझ में आ गया। अब यही थीटा देखो, ये थीटा था, ये थीटा किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, और ये थीटा किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से। तो यहां भी एक कंपोनेंट बन जाता है ऐसे नीचे की तरफ, और एक इधर था R और इधर क्या E, तो ऊपर क्या है, ऊपर फोर्स लगा होगा, ये इसका ऑपोजिट है। अगर ऊपर फोर्स लगा हो इसकी वजह से ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा हो, इस तरफ आपका रिएक्शन रहा हो, इस तरफ फोर्स रहा हो, ठीक है, समझ गए। तो ऊपर फोर्स लग गया, इधर रिएक्शन हो गया, इधर E2 हो गया, तो यही सेम प्रोसीजर इधर भी लगेगा नीचे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नीचे की तरफ, अगर ऊपर F है, नीचे क्या मानना, E मान लिया, तो यहां भी तो थीटा था, तो ये भी एक प्रकार का रेक्टेंगल बन गया, नीचे की तरफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है। ये वाला, जब ये थीटा है नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये थीटा आपको दिख रहा होगा, तो सॉरी यहां लिख दिया गलती से, ये वाला थीटा है, तो इधर R था, यहां पे P है, तो ये क्या हो गया, E1 की वजह से, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, इस तरफ जहां थीटा होता है वहां पर E1 cos थीटा, इधर E1 cos थीटा, और ये लाइन क्या होगी, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। ये पॉइंट आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाना चाहिए। ये
ऊपर जो है E2 cos थीटा बन गया था और नीचे की तरफ क्या बन गया, E1 cos थीटा। अगर मान लो समझ में ना भी आए तो एक बार फिर से आपको दो अलग अलग कंपोनेंट बना के दिखा देता हूं। एक वाला कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। ये आपका मिड पॉइंट है, एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे जा रही है। यहां से एक लाइन जा रही थी जहां थीटा बना हुआ था, एक जा रही थी थीटा बना हुआ है। जिस तरफ थीटा नहीं है वहां पर E2 sin थीटा, और जिस तरफ थीटा है वहां पर E2 cos थीटा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक लाइन और नीचे की तरफ आ रही है, ये वाली लाइन। तो इस पॉइंट से ये वाली लाइन यहां भी थीटा है। जब मैं मैंने E2 की बात की तब ऐसा हुआ। जब मैं E1 की बात करूं कि भाई E1 तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि जिस तरफ थीटा होता वहां पर cos, क्योंकि ये E1 की वजह से बना। और जिस तरफ थीटा नहीं है वहां पर क्या बना, E1 sin थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप ये देखें, ये अपोजिट फोर्सेस है, एक नीचे की तरफ आ रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, और दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। मतलब यहां से ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब जो ये E है और ये F है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास बचेगा E2 की वजह से इधर फोर्स लगा और E1 की वजह से इधर। तो ये आपका ये रिजल्टेंट आ गया। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है। ये किसके बराबर है, E2 की वजह से और E1 की वजह से एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। देखो बच्चों, ठीक है, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपने E1 और E2 की वैल्यू निकाली, तो E2 हमेशा E1 के बराबर ही रहेगा इसके अंदर, क्योंकि सेम एक ही डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या होगा, टोटल E किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ से आ रहे थे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो क्या होगा, टोटल रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का जोड़, मतलब E के बराबर। ये बिल्कुल आसान सी लाइन है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब इन दोनों को जोड़ दो, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बस ये सॉल्यूशन है आपका। देखो E1 E2 की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रही Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, E2 की। साथ में क्या है, cos थीटा, यहां भी cos थीटा है और यहां भी cos थीटा है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को बाहर लिख देते, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट क्या, कॉमन वैल्यू, ठीक है। कॉमन वैल्यू है तो दोनों को बाहर लिख दिए। ये दोनों सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो दो इकट्ठे लिख दूं, 2 हो जाएंगे ना, ये 2 cos 2Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ में क्या है, cos थीटा। बात समझ में आ गई, साथ में क्या है, cos थीटा। अब यहां पे cos थीटा क्या है, आप देखें, देखो ये एक ट्रायंगल थी हमारे, जिसकी वजह से आपका रिजल्टेंट आया। समझ में आ गया, ये क्या है, रिजल्टेंट। तो हमें यहां cos थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो cos थीटा क्या है, अगर मैं ये ट्रायंगल एक मानूं, क्योंकि इसको तो हमने कैंसिल कर दिया अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये कंपोनेंट बचा, ये कंपोनेंट बचा। इस एक कंपोनेंट को स्टडी करते हैं तो इसका आ जाता है इधर आपका रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। तो यहां पर हमें cos थीटा किसके बराबर है, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, a, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, देखो यहां कैलकुलेट करता हूं, तो बेस क्या है हमारा, cos थीटा किसके बराबर हो गया, बेस कितना है a, और हाइपोटेन्यूज कितना है, a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। बस इसकी वैल्यू यहां पे लिख दो,
2q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहां पे ये किसके बराबर हो गया भाई, 2q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया बच्चे, ए बाय, ये देखो एक पावर ये है, आधी पावर ये है, एक पावर और आधी पावर जुड़कर क्या बन जाती है, एक और आधी पावर जुड़कर 3/2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड 3/2। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, सॉरी ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये वो रिजल्ट है आपका इक्वेटोरियल लाइन का। ठीक है, क्या करना है आपको, आर कोस की वैल्यू रखनी है 2qa, और नीचे क्या है, इसकी पावर कितनी है यहां पर 1, यहां पर एक पावर है, और इसकी पावर कितनी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2 रूट है ना, तो एक बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे लिख के मैं दिखा देता हूं आपको, अगर ना भी समझ में आए तो ऐसा कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो रूट था रूट को बना लिया ए, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, और ऐड होने का मतलब 1/1 प्लस 1/2, ये पावर ऐड हो जाती है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया इनका बेस 2 प्लस 1 3/2, ये पावर क्या हो जाती है 3/2, और नीचे क्या आपका बेस में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी पावर को ऐड, और ये है आपका टॉपिक। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ग्रुप में छोड़ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, और यहाँ पे एक दो केस भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। तो वो केस कैसे बनेंगे, बिल्कुल आपके पास रिजल्ट आपके पास आ चुका है, ये रहा आपका रिजल्ट 2qa डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का की पावर 3/2। केस क्या बन सकता है, देखो अगर ए की वैल्यू एज कंपेयर टू आर, ये ए जो है और भी छोटा हो जाए, बिल्कुल छोटा काफी छोटा हो जाए, तो आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाए, आर के कंपैरिजन में क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। इसका केस जरूर करवा देता हूं आपको। इससे क्या बेनिफिट होगा केस करने का, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, चाहे किसी भी पॉइंट पे निकाले, सेम होना चाहिए। जैसे उत्तर की पड़ताल करते थे छोटी क्लासों में, वैसे ही सेम वैसा ही प्रोसेस है, यहां भी कर सकते हैं। देखो क्या है हमारा ई हमारा बच्चों देखो क्या आ गया, 2qa डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसको नहीं करेंगे, नीचे वाले को करेंगे, ये बहुत छोटा है। तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, P डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा आर स्क्वायर के ऊपर 3/2 पावर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर r की पावर 3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, टिल दैट टाइम टेक केयर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।